हिंदू और मुसलमान में से किसी एक को चुनने की मजबूरी होती तो सिख निश्चित ही हिंदुओं को चुनते, लेकिन सिख समुदाय ऐसा चाहता ही नहीं था। उसी समय पूर्वी पंजाब में हथियारबंद सिख पूरे इलाके में घूम रहे थे। वे जहाँ कहीं भी मुसलमान को देखते उसे वही खत्म कर देते। 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आजादी नसीब हुई, लेकिन राष्ट्रभक्त भारतीयों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस इससे 17 साल पहले यानी 1930 को ही मना लिया था। 1930 के पहले सप्ताह में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत महीने के आखिरी रविवार यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन करने का आह्वान किया गया। ऐसा महसूस किया गया कि इससे देशवासियों में राष्ट्रवादी भावना का संचार होगा और ब्रिटिश सरकार गंभीरता पूर्वक आजादी की मांग मानने को मजबूर हो जाएंगी। गांधी जी ने कहा कि इस समारोह में हिस्सा लेने वाले लोग यह शपथ ले कि आजादी भारतीय जनता और दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों का प्राकृतिक अधिकार है। अगर कोई सरकार या कोई सत्ता उन्हें इस अधिकार से वंचित करती है तो उस जनता को यह अधिकार है कि वो उस सरकार को यानी उस सत्ता को खत्म कर दे। जनवरी 1930 के आखिरी रविवार को पूर्ण स्वराज्य का दिन घोषित करने संबंधी प्रस्ताव लाहौर में पारित किया गया, जहां कांग्रेस अपना वार्षिक अधिवेशन कर रही थी। यही वह शहर था जहां जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनका कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर चुनाव उनका राजनीतिक कद दिखा रहा था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म गांधी जी के जन्म के 20 साल बाद यानी 1889 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पढ़ाई हैरो और कैम्ब्रिज जैसे मशहूर शिक्षण संस्थान में पूरी की थी। वे गांधी जी के सबसे नजदीकी शिष्य थे और अत्यंत प्रभावशाली और तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे। उन्हें विदेशी मामलों का गहरा ज्ञान था। जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा में याद करते हैं, सन 1930 के बाद हर एक साल कांग्रेसी मानसिकता वाले भारतीय 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। हालांकि जब अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप को छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 का दिन चुना। इस दिन का चुनाव लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ही कर दिया था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समक्ष जापानी सेना के आत्मसमर्पण की दूसरी बरसी थी। लॉर्ड माउंटबेटन और सत्ता के नए दावेदार स्वतंत्रता हासिल करने में और देरी नहीं करना चाहते थे, यानी वे 26 जनवरी 1948 तक का इंतजार नहीं करना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो 26 जनवरी को ही सत्ता हस्तांतरण देखना जरूर पसंद करते, और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन का इंतजार भारतीय कई सालों से कर रहे थे। वो दिन था 15 अगस्त 1947। ब्रिटिश राज और आजाद भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का समारोह आधी रात से थोड़ा पहले ही शुरू कर दिया था, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था कि 15 अगस्त का दिन आजादी हासिल करने के लिए शुभ दिन नहीं था, पर पूरे हिंदुस्तान पर तो समय की अशुभ घड़ी चल ही रही थी। उस समय पूरे अखंड भारत में 565 के आसपास देसी रियासतें थी, जिन्हें यह तय करना था कि भारत जाए, पाकिस्तान जाए या स्वतंत्र रहे। 5 रियासतों को छोड़कर सबने भारत या पाकिस्तान में जाने का फैसला कर लिया, पर जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल और त्रावणकोर की रियासतों ने भारत को और मुश्किल में डाल दिया। स्वतंत्रता दिवस का समारोह एक ऊंचे गुंबद वाले सभा कक्ष में रखा गया, जो पूर्ववर्ती ब्रिटिश राज के दौरान विधान परिषद के तौर पर इस्तेमाल में किया जाता था। उस कक्ष में शानदार प्रकाश की व्यवस्था की गई और जगह जगह झंडे लगाए गए। कुछ झंडों को उन तस्वीरों के फ्रेम में भी रखा गया जिस फ्रेम में पूर्ववर्ती ब्रिटिश राज के दौरान वाइसरॉय की तस्वीरें हुआ करती थी। समारोह की शुरुआत रात 11 बजे शुरू की गई, जिसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया और 2 मिनट का मौन उन लोगों की याद में रखा गया जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वंदे मातरम और ध्वज प्रस्तुतिकरण के बीच भाषण का दौर चला। उस दिन बोलने वाले 3 प्रमुख वक्ता थे।
इसमें से एक थे चौधरी खालिद जमा, जिन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए चुना गया था। दूसरे वक्ता थे दर्शन शास्त्र के मशहूर ज्ञाता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक प्रसिद्ध वक्ता भी थे। हालांकि इस समारोह में आकर्षण के केंद्र बिंदु आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उनका भाषण भावनाओं और अलंकार से भरपूर था और तब से आज तक उनके उस भाषण का उद्धरण बड़े जोर शोर से किया जाता है। नेहरू ने कहा, 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को अपने मंत्रियों की सूची सौंपी, जिसमें नेहरू को छोड़कर 13 मंत्रियों का नाम शामिल था। इसमें कद्दावर राष्ट्रीय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और 4 अन्य युवा कांग्रेसी नेता शामिल थे। लेकिन इस सूची में उन लोगों का नाम शामिल होना जरूर खास बात थी जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। इसमें से 2 लोग कारोबारी जगत के नुमाइंदे थे, तो एक सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। इसके अलावा इस सूची में 3 ऐसे भी लोग थे जो जन्मजात कांग्रेस के विरोधी थे। इसमें से एक थे मद्रास के R.K. शर्मुखम शेट्टी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे वित्त संबंधी मामलों के बेहतरीन जानकारों में से एक थे। दूसरे मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कानून के मशहूर जानकार थे। तीसरे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के अग्रणी नेता थे और उस समय हिंदू महासभा से ताल्लुक रखते थे। 15 अगस्त को एजेंडे पर पहला काम था गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के शपथ ग्रहण का, जो पिछली रात तक ब्रिटिश भारत के आखिरी वाइसरॉय थे। उस दिन का कार्यक्रम कुछ इस तरह था। जब 26 जनवरी 1930 को पहली बार शानदार तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो लोग औपचारिक रूप से अनुशासनबद्ध थे। लेकिन जब 1947 में आज़ादी का वास्तविक दिन आया, तो लोग खुशी से झूम उठे। लोग दशकों से जमा हुई उस गुस्से को भूल गए जो अंग्रेज साहब की टोपी देखकर उनके मन में भड़क उठता था। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष सभा की शुरुआत गांधी जी को संबोधित करते हुए करते हैं, तो सभा कक्ष तालियों से गूंज उठता है। तालियां लंबे समय तक बजती रही और बाहर लोग महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रहे थे। लेकिन राजधानी में हो रहे इस समारोह में गांधी जी मौजूद नहीं थे। वह उस दिन दिल्ली से दूर कलकत्ता में थे। वहां पर न तो उन्होंने कोई समारोह में भाग लिया, न झंडा फहराया। पर कलकत्ता के गवर्नमेंट हाउस में उस दिन हर किसी के सिर पर गांधी जी की टोपी दिख रही थी। पर गांधी जी को इसका पता नहीं था और न ही उन्होंने इसकी इजाजत दी थी। 14 अगस्त 1947 की शाम को जब बंगाल के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी जी से मुलाकात की और उनसे पूछा कि अगला दिन किस तरह मनाया जाए, इस सवाल पर जवाब देते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा कि देश के चारों तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि इस विनाश की घड़ी में भी कोई समारोह मनाया जाए। हकीकत तो यह थी कि गांधी जी का मन बहुत ही खिन्न था। जब देश के प्रमुख अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के एक संवाददाता ने गांधी जी से स्वतंत्रता दिवस पर कोई संदेश देने को कहा, तो गांधी जी ने जवाब दिया कि वे अंदर से बहुत खालीपन महसूस करते हैं। जब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC ने उनके सचिव से आग्रह किया कि वे महात्मा गांधी का एक संदेश दिलवाने में मदद करें जो पूरी दुनिया में हकीकत में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, आखिर गांधी जी ने उनसे कहा कि बेहतर होगा कि वे लोग जवाहरलाल नेहरू से बात करें। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को 24 घंटे का उपवास करके मनाया। जिस आज़ादी के लिए उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, वह बड़ी महंगी नसीब हुई। आज़ादी तो मिली थी, लेकिन इसके साथ मुल्क का बंटवारा भी देखने को मिला। बात करते हैं 1946 की, जब कलकत्ता में 16 अगस्त 1946 को हिंसा शुरू हो गई और इसकी आग बंगाल के अंदरूनी हिस्से में फैल गई। यहाँ से इस दंगे ने बिहार को अपने चपेट में ले लिया। फिर इसकी लपट संयुक्त प्रांत और आखिर में पंजाब तक फैल गई। पंजाब में हिंसा का स्तर इतना ज्यादा था कि इसने सब पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगस्त सितंबर 1946 की हिंसा की शुरुआत
मुस्लिम लीग ने की थी। इसने पाकिस्तान नाम एक अलग मुल्क की मांग की थी। मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। वे सख्त और आम लोगों से दूरी रखने वाले राजनीतिक व्यक्ति थे। गांधी जी और नेहरू की तरह ही उन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी की थी। उन्हीं की तरह जिन्ना भी कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, पर बाद में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस हिंदुओं के लिए और हिंदुओं द्वारा चलाई जा रही है। अगस्त 1946 में कलकत्ता में बड़े पैमाने पर दंगे करवाकर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने दोनों समुदायों के बीच तीखा ध्रुवीकरण करवाने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा करके अंग्रेजों पर दबाव डाला कि आखिरकार जब कभी भी वे हिंदुस्तान से वापस जाए तो मुल्क का बंटवारा करके जाए। कलकत्ता के दंगों के जवाब में हिंदुओं ने बिहार में बड़े पैमाने पर हिंसा की। सन 1946-47 में हुए खुनखाबे ने यही जाहिर किया कि मुसलमान ही वह समुदाय था जो हिंदुओं के वर्चस्व वाली कांग्रेसी सरकार के अधीन रहना नहीं चाहते थे, और महात्मा गांधी इस हिंसा के मुखदर्शक बने रहना नहीं चाहते थे। जब ग्रामीण बंगाल से हिंसा की पहली खबर आई तो उन्होंने अपना सारा काम छोड़ दिया और सीधे घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। वह 77 बरस का वृद्ध सारे हिंदुस्तान को शांति का संदेश देता फिर रहा था। अपने 7 सप्ताहों की यात्रा के दौरान गांधी जी ने 116 मील की यात्रा की थी, जिसमें ज्यादातर वे पैदल चले। उन्होंने करीब 100 जगह गांव वालों को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने बिहार की यात्रा की, जहां मुसलमान मुख्य रूप से हिंसा का शिकार हुए थे। फिर महात्मा गांधी जी दिल्ली पहुंचे, जहां पंजाब से बड़ी तादाद में हिंदू और सिख शरणार्थी आए हुए थे। थोड़ा और बैकग्राउंड से समझे तो आजादी की निश्चित तिथि से 2 सप्ताह पहले ही महात्मा गांधी जी ने दिल्ली छोड़ दिया था। 4 दिन उन्होंने कश्मीर में बिताए। उसके बाद वे ट्रेन से कलकत्ता रवाना हुए, जहां 1946 के अगस्त से चला आ रहा हिंसा का दौर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। 13 अगस्त 1947 की दोपहर को उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य इलाके बेलिया घाट में अपना डेरा जमाया। वह एक पुराना जीर्ण शीर्ण मकान था जो चारों तरफ से खुला हुआ था। गांधी जी वहां इस इरादे से आए थे कि कलकत्ता जैसे मुख्य शहर में अमन और शांति कैसे लाई जाए। 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी जी ने उपवास और प्रार्थना के कार्यक्रम का फैसला किया। दोपहर होते होते उन्हें ये अविश्वसनीय खबर मिल गई कि कलकत्ता जैसे मुख्य शहर में अमन शांति का माहौल कायम होने लगा है। हिंदू और मुसलमान भी स्वतंत्रता की तैयारी कर रहे। इस तरह की आपसी मेल मिलाप की खबरों ने महात्मा गांधी को थोड़ी राहत पहुंचाई। उन्होंने तय किया कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को संदेश देंगे, लेकिन ये संदेश बीबीसी के माध्यम से नहीं, बल्कि वे अपनी खुद प्रार्थना सभा के जरिए लोगों को देंगे। 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में शांति थी, और यह एक सुकून देने वाली लेकिन आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि आज़ादी मिलने के समय तक शहर हिंसा की चपेट में जल रहा था। बंटवारों की शर्तों के मुताबिक बंगाल का विभाजन हो गया था। इसका पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान को और पश्चिमी हिस्सा भारत को मिला था। स्वाभाविक रूप से सूबे का सबसे प्रमुख शहर कलकत्ता झगड़े का मुख्य कारण था, क्योंकि सीमा आयोग ने इसको भारत में रहने देने का फैसला किया था, जिससे आज़ादी की पूर्व संध्या पर दंगे की आशंका प्रबल हो गई। दूसरी तरफ यानी उपमहाद्वीप के दूसरे छोर पर पंजाब की राजधानी लाहौर में भारी उपद्रव हो रहा था। लाहौर कलकत्ता की तरह ही बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक शहर था। इसकी खूबसूरत और भव्य इमारतों में आखिरी मुगल शासक औरंगजेब द्वारा बनवाई गई बादशाही मस्जिद अहम थी, लेकिन लाहौर एक बार सिख साम्राज्य की राजधानी भी रह चुका था और हिंदू सुधार आंदोलन आर्य समाज का केंद्र भी रह चुका था। बंगाल के विभाजन की घोषणा 15 अगस्त को ही कर दी थी, लेकिन पंजाब के बंटवारे का ऐलान उस दिन तक के लिए स्थगित कर दिया था। लोग सोच में पड़ गए थे कि आखिर पंजाब का क्या होगा। पंजाब और खासकर लाहौर और इसके आसपास के इलाकों का क्या होगा? यह हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में जाएगा?
लाहौर का पाकिस्तान में जाने की संभावना ज्यादा लग रही थी, क्योंकि इसके पीछे मजबूत तर्क भी था। मुसलमान शहर का सबसे बड़ा समुदाय था। बंगाल और पंजाब में सबसे आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर था। पंजाब में सिख समुदाय की उपस्थिति, बंगाल में यह तीसरा कोण अनुपस्थित था, जहां हिंदू और मुसलमान की सीधी लड़ाई थी। मुसलमानों की तरह ही सिख धर्म का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब था, जिसमें सभी सिखों को एक मजबूत बंधन में बांध रखा था। हालांकि सामाजिक तौर पर सिख हिंदुओं के सबसे नजदीक थे, उनके साथ उनका रोटी बेटी का रिश्ता था। हिंदू और मुसलमान में से किसी एक को चुनने की मजबूरी होती तो सिख निश्चित ही हिंदुओं को चुनते, लेकिन सिख समुदाय ऐसा चाहता ही नहीं था, क्योंकि सूबे के दोनों हिस्सों में सिखों की खासी आबादी थी। नई सदी की शुरुआत में अंग्रेज सरकार ने पूर्वी पंजाब के सिखों को पश्चिमी पंजाब के सिंचित इलाकों में बस जाने को प्रोत्साहित किया था। कुछ ही दशकों में सिखों ने अपना खून पसीना बहाकर उन कनेल कॉलोनियों को खुशहाल बस्तियों में तब्दील कर दिया था, लेकिन अब उनको ये इलाका खाली करने को कहा जा रहा था। वाकई उनके लिए विचित्र स्थिति थी। वे ऐसा क्यों करते? क्योंकि उनका पवित्र शहर अमृतसर पूरब में था, जबकि ननकाना साहिब पश्चिम में, संस्थापक गुरु नानक देव का जन्मस्थल। वे चाह रहे थे कि उन जगहों पर उनकी आवाजाही पर कोई रोक न लगे। उनके लिए समस्या वाकई गंभीर थी। बंगाल के हिंदुओं के उलट पंजाब के सिखों ने बंटवारे का अर्थ और इसकी वास्तविकता को देर से समझा। शुरू में वे इस जीत पर अड़े रहे कि वे जहाँ रहते हैं वहां से दूसरी जगह जाने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब बंटवारे की संभावना ज्यादा प्रबल हो गई तो उन्होंने अपने लिए एक अलग देश खालिस्तान की मांग की। पर उनकी इस मांग को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। न तो हिंदुओं ने, न मुसलमानों ने और न ही अंग्रेजों ने उनकी इस मांग पर कोई ध्यान दिया। बंगाल और पंजाब के बंटवारे का काम इंग्लैंड के एक जज सर सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया। उन्हें इससे पहले हिंदुस्तान की कोई जानकारी नहीं थी, और तो और उन्हें पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों में सीमा के निर्धारण के लिए महज 5 सप्ताह का समय दिया गया। W.H. ऑडेन ने कहा कि उन्हें एक ऐसी जमीन का बंटवारा करना था जहाँ के लोगों का खान पान और देवी देवताओं को मानने के मामले में बिल्कुल दो ध्रुवों पर एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लिए खड़े थे, और उनके पास एक पुराने जमाने का नक्शा था, और तो और जनगणना के आंकड़े बिल्कुल गलत थे। जुलाई के पहले सप्ताह में रेडक्लिफ हिंदुस्तान आए। उन्हें पंजाब के लिए 4 सलाहकार दिए, जिसमें 2 मुसलमान, एक हिंदू और एक सिख था, लेकिन ये सलाहकार हर एक बिंदु पर आपस में झगड़ बैठते थे। 1 अगस्त को हिंसा पर काबू पाने के लिए एक पंजाब सीमा बल का गठन किया गया। इस बल की कमान एक मेजर जनरल T.W. पेटे रिज को दी गई, और उसके अधीन ब्रिगेडियर स्तर के 4 सलाहकार थे, जिनमें 2 मुसलमान, एक हिंदू और एक सिख था। रिज ने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा कि सीमा के निर्धारण से कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा। यह रिपोर्ट 7 अगस्त को दी गई, और 14 अगस्त को ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर क्लाउड औचिनलेक ने पाया कि सीमा आयोग की अनुशंसा पर अमल करने से हो रही देरी से विचलित कर देने वाले नतीजे निकल रहे हैं, और तो और उस साल बारिश भी देरी से आई थी और सब्र का प्याला भरता जा रहा था। आखिरकार सीमा निर्धारण की घोषणा 16 अगस्त को कर दी गई थी, लेकिन इस घोषणा से मुसलमान बहुत ही नाराज हुए थे, जो सोचते थे कि गुरदासपुर जिला हिंदुस्तान की बजाय पाकिस्तान में जाना चाहिए था, और उससे भी नाराज सिख थे, जिनकी निगाह में उनके आदि गुरु का जन्मस्थल ननकाना साहिब एक इस्लामी राज्य को दे दिया गया। सरहद के दोनों तरफ हिंसा का माहौल चल रहा था। उसी समय पूर्वी पंजाब में हथियारबंद सिख पूरे इलाके में घूम रहे थे। वे जहाँ कहीं भी मुसलमान को देखते उसे वही खत्म कर देते। इसी के उलट पश्चिमी पंजाब में भी यही शुरू था। वे जहाँ कहीं भी हिंदुओं को देखते उसे वही खत्म कर देते। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
पंजाब की घटनाओं और इससे होने वाले भयानक नतीजों से बहुत ही चिंतित थे। अगस्त के आखिरी पखवाड़े में उन्होंने पंजाब का 3 बार दौरा किया। उन्होंने सरहद के दोनों तरफ के लोगों से बात की और हवाई जहाज से हालात का जायजा लिया। इसी हालत में 2 सितंबर को पंजाब सीमा बल भंग कर दिया गया। वैसे भी यह हिंसा के दौरान किसी भी प्रकार से प्रभावशाली नहीं था। दोहरे नियंत्रण की वजह से इसके प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ रहा था। मार्शल लॉ के बिना एक नागरिक प्रशासन के अधीन रहकर काम करना होता था। पंजाब सीमा बल के हटने के साथ ही उन इलाकों में कानून व्यवस्था का जिम्मा भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने लिया। दंगा जारी रहा और सरहद के दोनों तरफ लोगों का विस्थापन भी। मद्रास के प्रतिष्ठित साप्ताहिक स्वतंत्र के पंजाब संवाददाता ने हिंसा की समरूपता के बारे में विस्तार से लिखा। उसने देखा कि शरणार्थियों के लिए चलाई गई एक विशेष रेलगाड़ी जो बिल्कुल ही खाली थी और फिरोजपुर स्टेशन पर दोपहर को प्रवेश कर रही थी। ट्रेन का ड्राइवर डर से पीला पड़ा हुआ था और गार्ड की उसके कंपार्टमेंट में हत्या कर दी गई। इंजन में कोयला झोंकने वाला ड्राइवर का सहायक गायब था। मैं प्लेटफॉर्म की तरफ गया। ट्रेन के 2 डिब्बों को छोड़कर सभी रक्त रंजित थे और तीसरे दर्जे के डिब्बे में खून से सने हुए 3 शव फर्श पर पड़े थे। लाहौर और फिरोजपुर के बीच मुसलमानों की हथियारबंद भीड़ ने ट्रेन को रोककर उन सभी लोगों को दिन दहाड़े मार डाला था। बंटवारे से करीब 1 करोड़ लोग इधर से उधर हुए थे। वे लोग कभी बैलगाड़ी से तो कभी ट्रेन से तो कभी पैदल ही अपना सफर तय कर रहे थे। इसमें कोई दो मत नहीं कि यह इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय विस्थापन था। इसमें सबसे ज्यादा लोग हिंसक घटनाओं में ही मार दिए गए, लेकिन ऐसे भी थके हुए लूटे पीटे लोग थे जो अपने बर्बाद होते घरों को, उजड़ते हुए खेतों को देखकर सदमे से मर गए थे। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब था जब जीने की तमाम वजह ही खत्म हो जाए और इंसान जंगली बनने पर उतारू हो जाए। अपने सामने मार दिए गए छोटे छोटे बच्चों को या कुएं में कूदकर जान दे चुके अपने प्रियजनों को देखने से बेहतर था कि वे खुद भी अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। इसी बीच बंगाल में फिर से उपद्रव शुरू हुआ। अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा चुने गए निवास स्थान बेलिया घाट से भी हिंसा की खबरें आई। 1 सितंबर की सुबह तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। उसी रात गांधी जी ने तय किया कि वे उपवास पर जाएंगे, लेकिन गांधी जी के एक मित्र ने उनसे कहा कि आप गुंडों के खिलाफ उपवास पर जाएंगे। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक गांधी जी ने जवाब दिया कि अगर मैं कलकत्ता में शांति बहाल करवा सकता हूँ तो मुझे विश्वास है कि मैं पंजाब में भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यह आत्मविश्वास खो देता हूँ तो मुझे पता है यह आग बहुत तेजी से फैल जाएगी और फिर से 2-3 विदेशी शक्तियाँ हमारे सिर पर सवार हो जाएंगी। गांधी जी ने 2 सितंबर को अपना उपवास शुरू कर दिया। अगला दिन बीतते बीतते हिंदू और मुसलमानों ने अपने हथियार गांधी जी के पास जमा करना शुरू कर दिया और महात्मा को भरोसा दिलाया कि अब यहाँ कोई दंगा नहीं होगा। इसके बाद महात्मा ने अपना उपवास तोड़ दिया जो 3 दिन से चल रहा था और आखिरकार बंगाल में शांति बहाल हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि पंजाब में काम कर रहे 50,000 फौज के जवानों की तुलना में बंगाल में एक निहत्था आदमी ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ। 7 सितंबर को बेलिया घाट में 4 सप्ताह बिताने के बाद महात्मा गांधी दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। वे तत्काल ही पंजाब जाने की बात कर रहे थे, लेकिन राजधानी पहुंचते ही उन्हें वहां हो रही लूटमार और हिंसा की घटनाओं से जूझना पड़ा और पंजाब का अपना दौरा स्थगित करना पड़ा। दिल्ली में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिख शरणार्थी मुसलमानों के खून के प्यासे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मुसलमान शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकता है। गवर्नर जनरल के कार्यालय में काम करने वाले एक अंग्रेज स्टाफ ने अपनी डायरी में लिखा कि नेहरू को काम करते हुए नजदीक से देखना एक बड़ा ही प्रेरणास्पद अनुभव था। वह सभ्यता और मानवीयता के प्रति आस्था को बढ़ावा देते हुए लग रहे थे।
इन धार्मिक घटनाओं के बावजूद भी गांधी और नेहरू की पहल पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकार पर एक प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने कभी भी द्विराष्ट्र के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्हें जबरन मुल्क का बंटवारा स्वीकार करना पड़ा। लेकिन वह अभी भी इस बात में यकीन करते थे कि हिंदुस्तान बहुत सारे धर्मों और नस्लों के लोगों का मुल्क है और इसे ऐसे ही रहना चाहिए।